गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट होंगे, मैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इस तरह के मैथ को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। तो इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ हमें कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमें इन क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल्स का जीरोज फाइंड करना है और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल के कोफिशिएंट और इसी क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल्स के जो जीरोज हैं इनके बीच जो रिलेशनशिप है हमें इसका वेरिफिकेशन करना है। तो बारी बारी से ये हम समझेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल का जीरोज फाइंड करते हैं और कैसे हम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से हम इस पूरे मैथ को सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल लिख रहे हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल लिखा 5x² प्लस 3x प्लस 8। आपने एक और अगर क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 3। अगर आप इन दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल को देखें तो इन दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल का जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार का है। मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल का जो फॉर्म है इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार से है। अब ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल का, इसमें हम a को x² का कोफिशिएंट कहते हैं। a को क्या बोलते हैं? a को हम x² का कोफिशिएंट बोलते हैं। b को हम x का कोफिशिएंट बोलते हैं। और यहाँ जो c है ये एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब 0 1 2 3 4 5, मतलब ऐसा टर्म जो बदले ना, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब अगर आप इस पोलिनिमियल को देखें तो इस पोलिनिमियल में x² का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? तो कांस्टेंट टर्म इसमें 8 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि आपको इस क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल में a, b और c का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इस क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल में a के जगह पे क्या होगा, b के जगह पे क्या होगा और c के जगह पे क्या होगा। तो पहले आप इसको देखिए। इसमें a क्या है? x² का कोफिशिएंट है। अब इसमें a वही होगा जो x² का कोफिशिएंट होगा। तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। मतलब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू हम 5 लिख देंगे। अब चलते हैं b पे। b क्या है? x का कोफिशिएंट है। तो इस पोलिनिमियल में x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट 3 है। इसका मतलब b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं c की। तो इसमें c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो इस पोलिनिमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? तो इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा 8 है। तो c इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आप एक और चीज़ समझिए। देखिए, आप अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल लिख रहे हैं और आपसे कोई ये कह रहा है कि आपको इस क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल का जीरोज फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल में जो भी आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है, आपको एक्चुअल में उसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल के किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल का जीरोज फाइंड करने का मतलब ये होता है कि उस क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल में जो वेरिएबल हैं उसका वैल्यू फाइंड करना। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल है। अगर किसी ने कहा कि आपको इस क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल का जीरोज फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल में जो हमारा वेरिएबल है हमें उसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल x है। तो अगर किसी ने आपसे कहा कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल का आपको जीरो फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल में ये जो x हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में हमें इसी x का वैल्यू फाइंड करना है। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आप एक और चीज़ समझिए। जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल्स होते हैं उसमें जीरोस जो होते हैं उसका जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 2 होता है। आप फिर से समझ लीजिए। जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल में जीरोस होते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल में वो 2 होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं किसी भी क्यूबिक पोलिनिमियल में वो 3 होता है। तो खैर हमें यहाँ क्यूबिक पोलिनिमियल नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनिमियल पढ़ना है।
अब अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ होता है वो 2 होता है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं उन्हें हम अल्फ़ा और बीटा से इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? अल्फ़ा और बीटा से। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ 2 होंगे, तो इसमें एक जीरो को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरे जीरो को हम लोग बीटा बोलते हैं। अब आप एक और चीज़ समझिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं इनमें कुछ रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है मैं आपको यहाँ नीचे बता रहा हूँ। अगर आप किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर जीरोज़ को ऐड कर रहे हैं, जीरोज़ को ऐड कर रहे हैं, यहाँ मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों लिखा है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं उन्हें हम अल्फ़ा और बीटा से इंडिकेट करते हैं। तो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं अगर आप जीरोज़ को ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू इक्वल हो जाता है -b/a के। किसके इक्वल होता है? -b/a के। और अगर आप किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज़ को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू इक्वल हो जाता है c/a के। किसके? c/a के। ये जो हमारा फार्मूला है इसी फार्मूला को हम बोलते हैं कि ये जो हमारा फार्मूला है यही फार्मूला रिलेशनशिप दिखाता है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच में। अब थोड़ा इस टर्म को हम और अच्छे से समझते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा तो आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज़ है उसी का सम है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज़ है उसी का प्रोडक्ट है। अब थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे है -b, अभी हम माइनस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ b की बात कर लेते हैं। यहाँ है b, यहाँ मैंने आपको शुरू में बताया था कि b क्या है? x का कोफिशिएंट है। तो b के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x बाई a को मैंने क्या बताया था? x² का कोफिशिएंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। अब चूंकि b के पहले माइनस है तो यहाँ हम माइनस दे देंगे। तो आप चाहें तो -b, मतलब अगर आप चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x² भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा हम अपने दूसरे रिलेशनशिप को देख लेते हैं। तो यहाँ है c/a, तो c/a को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ c क्या है? c इसमें कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ ये जो हमारा c है, यहाँ ये जो हमारा c है इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे a जो है, अभी मैंने आपको बताया कि a जो है ये x² का कोफिशिएंट है, तो a को हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर आप, मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हैं तो आप इजीली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास है x² - 2x - 8। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हमें सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज़ फाइंड करना है और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं उनके बीच जो भी रिलेशनशिप है उसका हमें वेरिफिकेशन करना है। मतलब पहले हम लोग इसका जीरोज़ निकाल देंगे और उसके बाद हमारा जो ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग क्या कर देंगे? वेरीफाई कर देंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फार्मूला है, यही फार्मूला हमें दिखाता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम लोग जीरोज़ निकालेंगे। अब देखिए, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज़ निकालते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या है ये स्टेप? आइए हम लोग समझते हैं। हमारा पहला काम ये होगा कि हम ऐसा 2 ठो कोई नंबर ढूंढेंगे। ध्यान रखिए, हम लोग कोई ऐसा 2 ठो नंबर ढूंढेंगे जिनको कि आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे हमें -8 × 1x² अर्थात -8x² मिले। और जब हम उसी नंबर्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें बीच का नंबर अर्थात -2x मिले। आप फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज़ फाइंड करना हो तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि हम लोग कोई ऐसा 2 ठो नंबर ढूंढेंगे जिनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें
तो मल्टीप्लाई करने पे हमें -8 इंटू 1x² अर्थात -8x² मिले। और जब हम उन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें बीच की संख्या अर्थात -2x मिले। एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है 5x² + 3x + 9। तो इसमें हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम कोई ऐसा दो ठो नंबर ढूंढेंगे जिनको कि आपस में हम मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें 9 इंटू 5x² अर्थात 45x² मिले। और जब हम उसी दो नंबर्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें बीच की संख्या अर्थात +3x मिले। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे, मतलब ऐसा दो ठो नंबर ढूंढेंगे जिनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -8x² मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -2x मिले। तो ये जो हमारा नंबर है ये हो जाएगा -4x और 2x। देखिए -4x को 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको -8x² मिल जाएगा और -4x में ऐड कर दीजिएगा 2x तो आपको मिल जाएगा -2x। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो 1x² है इसको मैं यहाँ सिंपली x² भी लिख सकता हूँ। आप चाहे तो 1x² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको x² लिख दिया। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना है। देखिए ये जो -2x है ना, ये जो -2x है, -2x को हम लिख सकते हैं -4x + 2x। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा -2x है इसे हम लोग लिख देंगे -4x + 2x। और इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस जो कहते हैं 8 है तो 8 को जो कहते हैं लिख देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम दो नंबर को अलग अलग दो नंबर का हम ग्रुप बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स में से हम कोई एक नंबर कॉमन निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर कॉमन निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x को कॉमन निकाल देंगे। तो अब x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए, तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 4x आ जाए, तो x में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4x मिल जाएगा। इसके बाद प्लस हम देंगे। अब हम इसमें से कोई नंबर कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, तो 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x मिल जाएगा। माइनस है तो यहाँ माइनस 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ +2 है, तो इस x को और इस +2 को हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ हम लोग लिख देंगे x + 2। अब ये भी x - 4, ये भी x - 4, मतलब दो जगह हमें x - 4 दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिए हमें एक ठो x - 4 लिख देना है। अब आपको एक बात यहाँ और ध्यान रखना है, जो नंबर हमें यहाँ मिल रहा है वही नंबर हमें यहाँ भी मिलना चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन सही होगा, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब यहाँ हमें मिला x + 2 × x - 4। अब हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे हमें जीरोज़ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम x + 2 = 0 कर देंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हम x - 4 = 0 कर देंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे when x + 2 = 0, x + 2 = 0। तो जब x + 2 = 0 हो जाएगा तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 0 जो कहते हैं, और ये 2 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 0 - 2। तो 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें -2 मिलेगा, मतलब x = हमें क्या मिला, -2 मिला। अब हम इसको लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि when x - 4 = 0। मैं यहाँ इसे नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए मेरे पास है x - 4 = 0, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, 0 जो कहते हैं, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब x = हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो यहाँ x के हमें दो वैल्यू मिले, पहला मिला -2 और दूसरा मिला 4। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज़ फाइंड करने का मतलब ये होता है कि उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है हमें उसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज़ फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि इसके जो वेरिएबल हैं हमें उसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके वेरिएबल क्या है, इसके वेरिएबल x हैं। तो यहाँ हमने जब इसका जीरोज़ निकाला तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो x था एक्चुअल में हमने उस x का वैल्यू निकाला, और हमें इसके कितने जीरोज़ मिले, हमें इसके दो ठो जीरोज़ मिले। पहला जीरो जो है वो है -2 और दूसरा जो जीरोज़ है वो दूसरा जो जीरो है वो है 4। तो जीरोज़ तो हमने निकाल लिए।
अब हम क्या करेंगे, अब हम जीरोस और इसके जो कोफिशिएंट है उनके बीच रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, जो ये हमारा फार्मूला है इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो पहले मैं साइड में इस फार्मूला को लिख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब हम इन दोनों फार्मूला को वेरीफाई करेंगे, मतलब इसके बीच जो रिलेशनशिप है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहला हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला हमारा क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जीरोज़ है, बीटा क्या है, बीटा भी जीरोज़ है। मतलब जो भी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमने जीरोज़ निकाला उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो पहला हमारा जीरो था वो था -2 और दूसरा था 4। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अल्फ़ा के जगह पे लिख देंगे -2 प्लस बीटा के जगह पे लिख देंगे 4 इक्वल्स टू, यहाँ है माइनस बी बाई ए, यहाँ क्या है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ थोड़ा आप ध्यान से समझिए, यहाँ तो चूँकि यहाँ हमारे पास है माइनस बी बाई ए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में से हम ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आसानी से हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें ए जो है ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो ए इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब फिर हम यहाँ लिखेंगे बी इक्वल्स टू, बी को मैंने बताया था कि एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है -2, मतलब b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। तो b के जगह पे हम लोग लिख देंगे -2। अब यहाँ लिखेंगे c इक्वल्स टू, c इक्वल्स टू मैंने बताया था कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम c कहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है हमारा -8। तो c इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे -8। अब आ जाते हैं हम लोग अपने वेरिफिकेशन पे। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा को तो हमने लिख दिया -2 + 4। अब यहाँ है इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए हमें लिखना है, b इक्वल्स टू हमें क्या मिला है -2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले तो हम माइनस दे देंगे और ये जो हमारा b है b इक्वल्स टू हमें एक्चुअल में क्या मिला है -2। तो हम क्या करेंगे b के जगह पे यहाँ -2 रख देंगे और नीचे है a का वैल्यू हमें यहाँ कितना मिला है, a का वैल्यू हमें 1 मिला है। तो यहाँ पे हम लोग a के जगह पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब -2 + 4 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और इधर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब ऊपर हमें मिलेगा +2 और नीचे है 1। अब इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS है राइट हैंड साइड। तो यहाँ LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। और इस तरीके से जो हमारा पहला फार्मूला था इसमें जो भी हमें रिलेशनशिप दिखाना था इसके रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम लोग जो हमारा ये दूसरा फार्मूला है इसमें जो रिलेशनशिप है इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करने वाले हैं। तो दूसरा जो हमारा फार्मूला है ये है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब इसके जो दोनों जीरोज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके जीरोज़ हमें क्या मिले थे, एक जीरोज़ मिला था -2 और दूसरा जीरो मिला था 4। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -2 × 4 इक्वल्स टू सी बाई ए। देखिए सी बाई ए, सी क्या आया था हमारा, सी आया था -8। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -8 बाई ए क्या आया था, ए आया था 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। -2 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, -2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा -8 और -8 को अगर डिवाइड करें 1 से तो हमें मिल जाएगा -8। LHS और RHS दोनों बराबर हैं तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से हमने जो भी रिलेशनशिप थे जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में उसका हमने वेरिफिकेशन कर दिया और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसे हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी के आधार पे बाकी और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत डिटेल्स में बताया है, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन होंगे उससे मैं थोड़ा तेज़ी से करूँगा क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है अब आप उसे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें दिया गया है 4s² - 4s + 1। अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है वो s है।
इससे पहले के क्वेश्चन में हमारा जो वेरिएबल था वो क्या था, x था। तो मैंने आपको सारी चीज़ें x पे समझाई है, तो आप चाहें तो s को x कंसीडर कर सकते हैं, इससे आपको मैथ को समझने में सुविधा होगा। तो यहाँ हमारे पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले तो हम इसके जीरोज़ फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा दो ठो नंबर ढूंढेंगे जिनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 × 4s² अर्थात 4s² मिले। और जब हम उन दोनों नंबर को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें बीच की संख्या अर्थात -4s मिले। तो ये जो हमारे दोनों नंबर होंगे ये हो जाएंगे -2s और -2s। देखिए, अगर आप -2s को -2s के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 में 2 से कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और s में s से कीजिएगा तो s² मिल जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा 4s²। तो पहला नंबर तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे। इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें -4s मिल जाएगा। देखिए कैसे, -2s में हम ऐड कर देंगे -2s को, तो हमें मिल जाएगा -4s। कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। -2s जो कहते हो, प्लस माइनस माइनस, और ये 2s जो कहते हो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2s में 2s को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा, और दोनों में माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे। मतलब अगर हम -2s में ऐड कर दें -2s को तो हमें -4s मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें दोनों नंबर चाहिए थे वो हो जाएंगे -2s और -2s। तो अब हम 4s² को यहाँ जो कहते हैं वो लिख देंगे। अब -4s को हम लिख सकते हैं -2s -2s। अब इसके बाद प्लस जो कहते हैं 1 जो कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो का ग्रुप बनाएंगे और कोई एक नंबर को कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से हम 2s को कॉमन निकाल लेंगे। 2s में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 4s² आ जाए, तो 2s में अगर 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4s² मिल जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। 2s में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 2s मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ माइनस लिख दे रहा हूँ, और मैं यहाँ एक्चुअल में 1 कॉमन निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि -2s आ जाए, तो -1 में अगर 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s हमें मिल जाएगा। -1 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि +1 आ जाए, तो -1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब 2s - 1 को यहाँ एक साथ हम लोग लिख देंगे, 2s - 1। अब यहाँ भी 2s - 1, यहाँ भी 2s - 1, तो किसी एक 2s - 1 को हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चूंकि हमें जीरोज़ फाइंड करना है तो पहले हम जो हमारा ये नंबर है इसको 0 के इक्वल करेंगे, फिर ये जो हमारा नंबर है इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे व्हेन 2s - 1 = 0। तो यहाँ से 2s = हो जाएगा 0 जो कहते हैं, ये उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2s = हमें मिला 1। अब फिर क्या करेंगे, अब हम लोग फिर इसको लेके चलेंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे व्हेन 2s - 1 = 0। तो यहाँ भी वही स्थिति होगी, 2s = 0 जो कहते हैं, ये माइनस उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब 2s = हमें मिल गया 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया है, 2s = तो हमारा 1 हो गया, तो यहाँ से s = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से भी s = हो जाएगा हमारा 1/2। मतलब जो हमें जीरोज़ थे वो मिले 1/2, और जो हमारा दूसरा जीरोज़ था वो भी मिला 1/2। मतलब यहाँ हमें दोनों जो जीरोज़ हैं वो इक्वल मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग a, b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए हम लोग a, b और c का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसके पहले के क्वेश्चन में s के जगह पे हमारे पास क्या था, x था। तो वहाँ पे हमने जो हमारा a था उसको x² का कोफिशिएंट बोला था। अब हम यहाँ a को s² का कोफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे s² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, मतलब a = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a = 4। अब बात कर लेते हैं b की। तो इसके पहले तो यहाँ s के जगह पे x था, तो हमने b को क्या बोला था, हमने b को x का कोफिशिएंट बोला था। तो यहाँ हम b को क्या बोलेंगे, यहाँ हम b को s का कोफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ s का कोफिशिएंट क्या है, -4, मतलब b = हो जाएगा -4। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे b = -4। अब बात कर लेते हैं हम लोग c की। तो c तो इसमें कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। तो यहाँ पे c = हम लोग लिख देंगे 1। अब हम लोग जो भी कोफिशिएंट है और जो भी जीरोज़ हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करेंगे। तो जो हमारा पहला रिलेशनशिप है ये है α + β = -b/a।
तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज़ हैं, और दोनों जीरोज़ हमें क्या मिले हैं, दोनों जीरोज़ हमें 1/2 और 1/2 मिले हैं, मतलब दोनों जीरोज़ सेम है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/2 + 1/2 इक्वल्स टू -b/a। तो माइनस तो पहले हम दे देंगे, b क्या है -4 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -4/a। a क्या है 4 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ थोड़ा मैं नीचे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2, 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 4/4। अब इसके बाद 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे भी क्या है 2 है, इधर ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है। तो यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों जगह हमें दोनों तरफ क्या मिला, यहाँ भी 1 मिला और इधर भी हमें क्या मिला, 1 मिला। मतलब यहाँ भी LHS इक्वल्स टू हमें क्या मिला, RHS मिला। तो इस तरीके से जो हमारा पहला रिलेशनशिप था इसका हमने वेरिफिकेशन कर लिया। अब हम लोग दूसरा जो हमारा रिलेशनशिप है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो दूसरा में हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब जो भी हमें जीरोज़ मिले हैं उन्हें हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें जीरोज़ क्या मिले हैं, 1/2 और 1/2, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। C/A, C क्या है 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। A क्या है, A के जगह पे 4 है, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4 इक्वल्स टू, इधर भी मिला हमें 1/4। मतलब LHS और RHS यहाँ पे भी क्या है, बराबर है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। और इस तरीके से जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 6x² - 3 - 7x। तो हम इसको पहले सीधा कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 6x² - 7x - 3। आप इतना लिखिए या फिर इतना लिखिए, दोनों एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका हम जीरोज़ फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम कोई ऐसा 2 ठो नंबर लेंगे जिनको कि आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले -3 × 6x² अर्थात -18x²। और अगर हम उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें बीच का नंबर अर्थात -7x मिले। तो ये जो हमारे दोनों नंबर्स होंगे ये हो जाएंगे -9x और 2x, या फिर आप इसे बोल सकते हैं +2x। -9x में अगर मल्टीप्लाई कर दे 2x से तो हमें मिल जाएगा -18x²। और अगर हम -9x में ऐड कर दें 2x को तो हमें मिल जाएगा -7x। तो हमारे जो दोनों नंबर्स थे वो हो जाएंगे -9x और 2x। तो यहाँ 6x² को हम ज्यों करते हैं लिख देंगे। अब -7x को हम लिख सकते हैं -9x + 2x, और ऊपर -3 है तो इसे हम ज्यों करते हैं यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम दो नंबर्स लेते हैं, मतलब दो नंबर्स को ले करके और उनमें से हम किसी नंबर को कॉमन निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पेयर ये बनाया और दूसरा पेयर हमने यहाँ ये बनाया। लेकिन देखिए यहाँ एक दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा कि जब आप इसमें से किसी नंबर को कॉमन निकालेंगे तो इसमें से तो नंबर कॉमन निकल जाएगा। इसमें 3x कॉमन निकल सकता है लेकिन इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा नंबर को एडजस्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ 6x² को हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे। अब ये जो 2x है इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा -9x है और -3 है इसको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया -9x - 3। अब ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा मिला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऐसा लिखने से हमें फ़ायदा ये मिला कि अगर हम दो नंबर का यहाँ पे पेयर बनाएं तो इसमें हम इजीली 2x कॉमन निकाल सकते हैं और इसमें हम इजीली 3 कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन इसके पहले वाले कंडीशन में क्या था कि इसमें से तो हम तो 3x कॉमन निकाल ले रहे थे लेकिन इसमें हमें कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा था। तो आपको ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर मैंने ये जो हमारा नंबर का क्रम था, नंबर का जो हमारा ऑर्डर था, इसको चेंज करके हमने ऐसा क्यों लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2x को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x। अब 2x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6x² आ जाए, तो 2x में हम 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस
2x में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमें 2x मिल जाएगा। अब यहाँ हम -3 कॉमन निकाल देंगे। अब -3 को कितना से मल्टीप्लाई कराएं कि 9x आ जाए, तो -3 को 3x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9x आ जाएगा और यहाँ हमारा हो जाएगा +1, क्योंकि -3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3। अब 2x और -3 को हम एक साथ लिख देंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x - 3। अब 3x + 1 यहाँ भी, 3x + 1 यहाँ भी, तो किसी दोनों में से किसी एक को हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एक ठो 3x + 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम 2x - 3 को 0 के इक्वल करेंगे, फिर 3x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे व्हेन 2x - 3 = 0। तो यहाँ से 2x = हो जाएगा 0 जो करते हैं ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x = हमें मिल जाएगा 3। अब यहाँ से x = अगर हम फाइंड करें तो यहाँ से हमें x = मिलेगा 3/2। अब हम लिखेंगे कि व्हेन 3x + 1 = 0। तो यहाँ हम लिखेंगे व्हेन 3x + 1 = 0। तो यहाँ से 3x = हो जाएगा, ये 0 जो करते हैं ये +1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से 3x = हमें मिला -1। अब यहाँ से x = हम निकाले तो यहाँ से x = हमें मिलेगा -1/3। तो हमें यहाँ x के दो वैल्यू मिले, पहला वैल्यू मिला 3/2 और दूसरा -1/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन से पहले हम लोग a, b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ a, यहाँ b, यहाँ c। अब देखिए a, b, c का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है मैंने आपको बताया है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है मैंने छोटे से पन्ने पे यहाँ इसे लिख दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो a को क्या बोला जाता है, a को x² का कोफिशिएंट बोला जाता है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 6 है। इसका मतलब a = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ a = हम लोग लिख देंगे 6। अब देखते हैं b को, तो b को हम x का कोफिशिएंट बोलते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, -7, मतलब b = हो जाएगा -7। अब c को देख लेते हैं, तो c को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है, -3। तो यहाँ हम लोग c = लिख देंगे -3। अब हम लोग जो भी हमारा रिलेशनशिप है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहला हमारा रिलेशनशिप क्या है, पहला रिलेशनशिप है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब यहाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों के वैल्यू हमको पता है। अल्फ़ा बराबर है 3/2 और बीटा बराबर यहाँ हमें मिला है -1/3। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3/2 + -1/3 = -b/a। तो पहले माइनस को हम यहाँ लिख लेते हैं। b = है -7, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -7। नीचे a है, a = है 6, तो यहाँ हम 6 को लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ 3/2 जो कहते हैं हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 7 और नीचे तो 6 है ही। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ माइनस है, 3 2 जा 6, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। यहाँ हमारा 7/6 जो है ये जीव का त्यों हो जाएगा। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 और नीचे 6 ज्यों का त्यों। इधर भी ऊपर 7 और नीचे 6 ज्यों का त्यों। अब यहाँ LHS और RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे LHS = RHS। तो एक जो हमारा रिलेशनशिप था इसका हमने वेरिफिकेशन कर लिया। अब हम लोग दूसरा जो हमारा रिलेशनशिप है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो जो हमारा दूसरा रिलेशनशिप है वो ये है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है ये होता है C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब जो जीरोज़ हैं उनका प्रोडक्ट। जीरोज़ हमें क्या मिले हैं, पहला जो हमारा जीरो है वो है 3/2 और दूसरा जो हमारा जीरो है वो है -1/3। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। यहाँ इक्वल्स टू तो है, तो यहाँ भी इक्वल्स टू C/A। अब देखिए C क्या आया था हम लोगों का, C था -3। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -3। नीचे है A क्या आया था 6, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। 3 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा -3।
और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ भी है -3/6, तो यहाँ इसको हम कटा देंगे तो नीचे 2 आएगा, यहाँ भी इसको कटाएंगे तो नीचे 2 आएगा। तो यहाँ हमें मिला -1/2 इक्वल्स टू -1/2। अब यहाँ LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 4u² + 8u। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4u² + 8u, और अपने मन से इसमें हम 0 ऐड कर देंगे। अब अगर आप इसमें 0 ऐड कीजिएगा तो इस पॉलिनोमियल के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर हमने यहाँ 0 ऐड कर दिया तो इसमें हमें कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। तो आप इतना लिखिए या फिर इतना लिखिए, दोनों बराबर बात है, आगे इसका यूज़ होगा, अभी हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल है 4u² + 8u, ये थोड़ा सा अलग टाइप का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं दिया है। हम तो अपने से यहाँ कांस्टेंट माने हैं, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा हम लोग अलग तरीके से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहीं पे हम कोई नंबर कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जो नंबर कॉमन निकालेंगे वो होगा 4u। तो हमने जब बाहर 4u को कॉमन निकाला तो 4u का टेबल हम कितना बार पढ़ें कि हमें 4u² मिल जाए, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 4u में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमें 4u² मिल जाए। तो अगर आप 4u में मल्टीप्लाई कर दे u से तो आपको 4u² मिल जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ मैं प्लस दे दूँगा। 4u में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 8u मिल जाए, तो 4u में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें 8u मिल जाएगा। अब यहाँ हमें मिला 4u और यहाँ हमें मिला u + 2। अब यहाँ हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग 4u को 0 के इक्वल करेंगे, फिर u + 2 को 0 के इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे when 4u = 0, 4u = 0, तो u = क्या हो जाएगा 0/4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो u = हमें मिल जाएगा 0। अब हम लोग लिखेंगे when u + 2 = 0, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे when u + 2 = 0, तो यहाँ से u = हो जाएगा 0, जो करते हुए ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो u = हमें मिला -2। मतलब यहाँ पे जो हमें u के वैल्यू मिले वो 2 ठो मिले, पहला वैल्यू 0 मिला और दूसरा मिला -2। तो इस पॉलिनोमियल का जो हमें जीरोज़ मिला वो मिला 0 और -2। अब हम लोग पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं और पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a, b और c को निकालना होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a = अब देखिए आप इतना लिखिए या फिर इतना लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, तो हम लोग इसको कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म 0 ऐड किया है। तो a = अगर देखा जाए तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे a का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना था तो a को हम क्या मान के चलते थे, a को हम लोग x² का कोफिशिएंट मान के चलते थे। मतलब a जो था वो x² का कोफिशिएंट था। अब इसमें कहीं x² तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको करना क्या है, x² के जगह पे आपको u² को एज्यूम करना है और x के जगह पे आपको u को एज्यूम करना है। तो a को तो हमने x² का कोफिशिएंट माना था, अब यहाँ x² तो है नहीं, तो x² के जगह पे क्या करेंगे, हम u² को लेके चलेंगे। तो x² के कोफिशिएंट का मतलब u² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे a जो होगा वो u² का कोफिशिएंट होगा। तो u² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो a के जगह पे हम लोग 4 लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं b = तो b को तो मैंने आपको बताया था कि x का कोफिशिएंट होता है और x के बदले यहाँ क्या एज्यूम करेंगे, u, मतलब यहाँ पे हम u के कोफिशिएंट को b मानेंगे। तो u का कोफिशिएंट क्या है 8, तो b = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। और c = क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म हम लोगों ने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है 0, तो c = हम लोग लिख देंगे 0। अब हम लोग जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो पहला हमारा रिलेशनशिप है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा 0 है और बीटा -2 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 + -2 = माइनस जो कहते हो। अब b = क्या है 8 है, तो हम लोग यहाँ 8 लिख देंगे बाई a = क्या है 4 है, तो हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे।
अब यहाँ हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू -8/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा -2, क्योंकि ये 4 जो है 2 को डिवाइड कर देगा, सॉरी 4 जो है ये 8 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2, और इधर तो पहले से ही -2 है। तो यहाँ हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा पहला फार्मूला था, मतलब पहला जो हमारा फार्मूला था, इसमें हमने जीरोज़ और पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप था इसका वेरिफिकेशन कर दिया। अब हम यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। अब हम लोग जो हमारा दूसरा फार्मूला है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो दूसरा फार्मूला क्या है, ये है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। अब यहाँ अल्फ़ा क्या है 0 है और बीटा क्या है -2 है, मतलब 0 इंटू -2 इक्वल्स टू C/A। C क्या है 0 है और A यहाँ पे क्या है A 4 है। 0 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 0। 0 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें मिल जाएगा 0। यहाँ LHS RHS बराबर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा फार्मूला था, दूसरा जो हमारा रिलेशनशिप था, इसका भी हमने वेरिफिकेशन कर लिया। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सामने है t² - 15। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि शुरू वाला तो टर्म हमें दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला भी टर्म दिखाई दे रहा है, बीच वाला टर्म हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा सुधार करके लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे t² प्लस 0 इंटू टी -15। आप इतना लिखिए या फिर इतना लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें आपको एक्स्ट्रा 0t दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए 0t का मतलब हुआ 0 इंटू टी। 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा। इसका मतलब इसमें हमने एक्स्ट्रा 0 को ऐड किया है। तो अगर आप किसी भी पोलिनोमियल में 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, पोलिनोमियल के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो आप चाहे इतना लिखिए या फिर इतना लिखिए, दोनों एक ही बात है। इसका यूज़ आगे होगा, पहले हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ हमारे पास है t² - 15। अब t² - 15 को मैं लिख सकता हूँ t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मैं एक फार्मूला का यूज़ करने वाला हूँ, और ये जो हमारा फार्मूला है ये है a² - b²। तो यहाँ पे ये जो t² है इसे मैं लिख सकता हूँ t का होल स्क्वायर, और 15 को मैं लिख सकता हूँ √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप √15 के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपको 15 ही मिलेगा। जैसे अगर आप √7 के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, और अगर आप √5 के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपको 5 ही मिलेगा। तो अगर हम लोग √15 के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15 मिलेगा। तो आप चाहे इतना लिखिए या फिर इतना लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे a² - b²। ये जो फार्मूला होता है a² - b², इसके इक्वल्स टू में होता है a - b इंटू a प्लस b। मतलब a² - b² इक्वल्स टू होता है a - b इंटू a प्लस b। अब इसको हम लोग a माने और इसको b माने तो ये a² - b² के फॉर्म में है। तो a² - b² क्या है हमारा a - b। a तो t है, तो t को हम लोग जो कहते हैं लिख देंगे, माइनस b है यहाँ पे, b के जगह पे क्या है √15 है, तो यहाँ हम लोग √15 लिख देंगे इंटू a प्लस b। तो a तो t है और b हमारा √15 है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम t - √15 को 0 के इक्वल करेंगे और फिर t प्लस √15 को 0 के इक्वल करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे व्हेन t - √15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 0 जो कहते हैं ये उधर जाएगा, तो ये प्लस √15 हो जाएगा। तो यहाँ से t इक्वल्स टू हो जाएगा √15। अब हम लोग लिखेंगे व्हेन t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ 0 जो कहते हैं ये उधर जाएगा, तो माइनस √15 हो जाएगा।
तो यहाँ से t इक्वल्स टू हमें मिला -√15, क्योंकि जीरो में से अगर आप -√15 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको -√15 मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें दो जीरोज़ मिले वो मिले √15 और -√15। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग वेरिफिकेशन का प्रोसीजर करेंगे। तो इसके लिए हमें a, b और c चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि a क्या था हमारा, तो a हमारा था x² का कोफिशिएंट। अब इसमें कहीं हमें x² तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा t² है, इस t² को हम लोग x² की तरह कंसीडर करेंगे, और इसमें जो हमारा ये t है, इस t को हम लोग x की तरह कंसीडर करेंगे। तो a क्या था हमारा, a था x² का कोफिशिएंट। अब x² को तो हम t² की तरह कंसीडर करने वाले हैं, तो इसका मतलब a जो होगा वो t² का कोफिशिएंट होगा। तो t² का यहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू हमें क्या मिला, a इक्वल्स टू 1 मिला। तो यहाँ हम लोग a इक्वल्स टू 1 लिख देंगे। अब देख लेते हैं b को। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। अब इसमें x तो है नहीं, तो x को हम t कंसीडर करेंगे। इसका मतलब b जो होगा वो t का कोफिशिएंट होगा। तो t का कोफिशिएंट क्या है, 0। तो b इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 0। और c क्या होता है, तो ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -15। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -15। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहला हमारा जो वेरिफिकेशन है उसमें लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स टू है √15 और बीटा इक्वल्स टू है -√15। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √15 प्लस -√15 इक्वल्स टू माइनस ज्यों का त्यों। अब b इक्वल्स टू क्या है, तो b इक्वल्स टू यहाँ 0 है। a इक्वल्स टू क्या है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √15 ज्यों का त्यों प्लस माइनस माइनस √15, और इधर हम लोग इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ पे √15 और मतलब हाँ प्लस √15 और -√15 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 0। और इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो यहाँ भी हमें मिलेगा 0। मतलब LHS और RHS यहाँ पे इक्वल आ गए। तो हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। अब हम लोग चलते हैं दूसरे फार्मूला की तरफ। तो जो हमारा दूसरा फार्मूला है ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा है वो है √15 और जो हमारा बीटा है वो है -√15। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √15 इंटू -√15 इक्वल्स टू c/a। c क्या है, -15 है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -15/a। a क्या है हमारा, a है 1। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1। अब अगर हम लोग √15 को -√15 से मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ मिल जाएगा -15 इक्वल्स टू -15 को 1 से डिवाइड करें तो हम मिल जाएगा -15। तो यहाँ दोनों तरफ मतलब इधर भी -15 और इधर भी -15, मतलब यहाँ पे जो हमारा LHS है वो इक्वल है RHS। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे सामने है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग कोई ऐसा दो ठो नंबर ढूंढेंगे जिनको कि आपस में हम मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें -4 × 3x² अर्थात -12x² मिले, और जब हम उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें बीच का नंबर अर्थात -x मिले। तो ये जो हमारे दोनों नंबर्स होंगे ये हो जाएंगे -4x और 3x। अगर आप -4x को मल्टीप्लाई कर दें 3x से तो आपको मिल जाएगा -12x², और अगर आप -4x में ऐड कर दें 3x को तो आपको मिल जाएगा -x। तो यहाँ पे हम 3x² को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब -x को हम लिख सकते हैं -4x + 3x। अब यहाँ जो माइनस है इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, और यहाँ 4 को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसके बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम दो नंबर्स को लेते हैं और इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत होने वाला है। दिक्कत क्या होने वाला है कि देखिए
यहाँ पे इसमें से हम किसी नंबर को कॉमन नहीं निकाल सकते और न ही यहाँ हम किसी नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हेर फेर करेंगे, चेंज करेंगे नंबर को। तो यहाँ 3x² हम जो का त्यों लिख देंगे और ये जो 3x है इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। मतलब 3x² हमने जो का त्यों लिखा और ये जो प्लस 3x है इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इस -4x को हम यहाँ लिख देंगे और ये जो -4 है इसे हम यहाँ लिख देंगे। आप चाहे इतना लिखिए या फिर इतना लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। इतना लिखने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब अगर हम पेयर बनाएं यहाँ पे, मतलब हमने यहाँ पे दो नंबर लेके एक पेयर बनाया, तो यहाँ पे हमें फ़ायदा ये होगा कि अब इसमें से हम इजीली 3x को कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम इजीली 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 3x को कॉमन निकाल दें, 3x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए, तो 3x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x² मिल जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। 3x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए, तो 3x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x मिल जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम -4 कॉमन निकाल लेंगे। अब 4 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमें 4x आ जाए, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4x मिल जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिख देंगे +1, क्योंकि अगर -4 में +1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -4 मिल जाएगा। अब यहाँ 3x है, यहाँ -4 है, तो इसको एक साथ लिख देंगे 3x - 4। यहाँ भी यहाँ भी x+1, तो किसी x+1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, मतलब दोनों में से किसी एक x+1 को हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले 3x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे, उसके बाद x+1 को 0 के इक्वल करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे व्हेन 3x - 4 = 0, 3x - 4 = 0, तो यहाँ से 3x = हो जाएगा 0, जो कहते हैं ये उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x = हो जाएगा 0 + 4 4। तो यहाँ से x = हमें मिला 4/3। अब हम लोग x+1 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे व्हेन x+1 = 0। तो यहाँ से x = हो जाएगा 0, जो कहते हैं ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x = हमें मिला 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1। मतलब यहाँ पे जो हमें जीरोज़ मिले वो मिले 4/3 और -1। अब हम लोग यहाँ पे a, b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a = यहाँ b = और यहाँ c = अब देखिए इसमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में a क्या होता है, a x² का कोफिशिएंट होता है। तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो a = हम क्या लिख देंगे, 3। अब देख लेते हैं b को, तो इसमें b क्या होगा, b x का कोफिशिएंट होगा। तो x के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1 हो गया। मतलब b = हम लोग यहाँ लिख देंगे -1। c क्या होता है, तो c कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म है -4, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -4। अब हम लोग जो भी रिलेशनशिप है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा है वो है 4/3 और बीटा है -1। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे आगे कर दे रहा हूँ, यहाँ हम लोग लिखेंगे 4/3 + -1 = -b/a। तो माइनस जो कहते हो, अब यहाँ पे b हमारा है -1, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -1/a। a क्या है, 3 है, तो यहाँ हम लोग 3 लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 जो कहते हूँ प्लस माइनस माइनस 1 जो कहते हैं, इसके नीचे हम अपनी मर्जी से 1 डाल देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ हमें मिलेगा 1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 1 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 1 3 जा 3, 3 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इधर हो जाएगा 1/3 जो कहते हैं। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और नीचे 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, इधर भी हो जाएगा 1/3। अब यहाँ LHS और RHS दोनों बराबर आ गए तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे LHS = RHS। तो पहला जो हमारा वेरिफिकेशन था वो पूरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वेरिफिकेशन की तरफ। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा × बीटा = C/A।
तो अल्फ़ा यहाँ हमारा है 4/3 और बीटा है -1। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4/3 इंटू -1 इक्वल्स टू C/A। यहाँ पे C हमारा है -4, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -4/A कितना है 3 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3। अब यहाँ पे 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा -4/3 और इधर भी हमारा है -4/3। मतलब यहाँ भी LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। और इस तरीके से हमने दोनों ही केसेस में अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि लास्ट क्वेश्चन था, इसे हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये पूरे वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।